मकबूल जान साहब, किस तरह से देख रहे हैं आपके फैसले को आज के? सर देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एक नतीजे में पहुंचा हूं। पाकिस्तान में एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जो जजों के एहतसाब के लिए बनाई गई है। वो आइन की दफा के तहत मौजूद है, वही काम करती है। अब ये उनकी मिसेज जो है जैसे फायदा कैसा की, ये वहां भी जा सकती थी और ऐसे ही एविडेंस पेश कर सकती थी। 13 महीने पहले पेश कर देती, उसके बाद वही फैसले होते। उसके बावजूद भी मसला सारा जो है का मामला इस बात पे फंस गया, जिसपे अभी मैं समझता हूँ ये एक आगाज हुआ है कि जो उनकी मिसेज का जो केस आया सामने, उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट जो है उनका वो एविडेंस उस तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ना कर सकती थी, जिसको अब एविडेंस एक्ट के तहत कहते हैं कि उसमें जिरा हो, कागजात देखे जाए, पड़ताल हो, सारा कुछ। वो उन्होंने एफबीआर को भेज दिया। अब यहां तो वो कह सकती थी कि 10 साल पहले रिकॉर्ड नहीं मौजूद था, वहां उनको साबित करना पड़ेगा। और अगर उनकी बीवी का ताल्लुक जो है जज के साथ ना होता तो किसी तौर पर यह ना कहा जाता कि एफबीआर अपनी रिपोर्ट जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजे। और फिर उसके बाद आगे ये लिखा हुआ, मैं पढ़ दूं तो, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देयरऑन शैल बी डीम्ड फॉर पर्पज ऑफ द आर्टिकल 2009 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इन एक्सरसाइज ऑफ द सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन। वो उसको सुओ मोटो, अगर मामला होता है कि वो अपनी ट्रेल साबित नहीं कर सकती, तो वो सुओ मोटो उसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकती है। और जब वो सुओ मोटो कन्वर्ट कर देगी तो फिर तो सदर भी गायब हो गया, बाकी लोग भी गायब हो गए, बदनीतियां भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो एक बात तो ये है कि आपने एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर लिया है जो रास्ता ठीक नहीं था। और दूसरी बात, आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान में मैं 2 जजेस की मिसाल आपको देता हूं जिनको इस बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बुलाया गया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक सारी साहब थे वहां पर कराची के, उनके मिसेज ने कराची में हॉस्पिटल में जाके कहा था कि तुमने पता नहीं, तुमने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, मैं जज की बीवी हूं। तो उनको कहा गया था आप आ जाओ, वरना आपको पास और दूसरा उनको यह कहा गया, एक और थे जिन्होंने अपना गन इंग्लैंड से लेके आए थे और उन्होंने बेच दी थी बगैर इत्तला दिए हुए। जज जो है ना, उसकी एक एक चीज उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। देखो ना, असल मसला यह है कि कल को यही प्ली लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कायदी फायद ईसा के पास लोगों ने पेश होना है। और अगर वो ये प्ली दे दें कि मुझे तो जनाब एक फुल बेंच तश्कील दिया जाए, आप कौन होते हैं सुनने वाले, तो फिर आप क्या करेंगे? जज का मामला पाकिस्तान में हर दूसरे से मुख्तलिफ है। जज को बालातर होना चाहिए इन सारी चीजों से। जज के दामन पे एक छोटा सा दाग भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सबसे अहम बात यह है कि उसकी कॉन्फिडेंशियल उन्होंने प्रोसीडिंग रखी हुई है, और उसका असल मसला यह है, इसलिए रखी गई है कि जज मुतनाजा ना बने। आपने जज को 11 महीने मुतनाजा बनाया और फिर उसके बाद नतीजा क्या निकला कि उन्होंने उसका क्वैश कर दिया और एक नया रेफरेंस शुरू हो गया। तो आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये काजी फायद ईसा साहब को वहीं पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही इसका दिफा करना चाहिए था। और ये साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से और NFC अवार्ड के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की जो राय है, उस पर आप क्या समझते हैं? आप तो उस कमेटी का हिस्सा थे जो NFC अवार्ड पहला 1992 में हुआ। क्या इसमें खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं? क्या इन खामियों को दूर करके इसको रीप्लान किया जा सकता है, रीडू करने की ज़रूरत है? 18वीं तरमीम पर क्या वाकई इमरान खान जैसा समझते हैं कि नजरसानी होनी ही चाहिए? क्या राय है आपकी? देखा, 1991 में हुआ था वो, और उसमें आपको याद होगा कि उस वक्त अपना सरताज अजीज साहब जो थे वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं फाइनेंस में था बलूचिस्तान में, और इस्लाम रिसानी होते थे। मसला सारा ये है कि इस वक्त 18th अमेंडमेंट जो है, ये इसमें कुछ लोगों ने उसको फाइनल अथॉरिटी समझ लिया हुआ है और कुछ समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट जो है उसको चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर सियासत मसला है। ये 18th अमेंडमेंट मौजूद थी, इसके तहत वजीर आजम बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब के प्रेसिडेंसी में होते हुए क्या हैसियत थी यूसुफ रजा गिलानी की, और क्या हैसियत थी उसकी अपना परवेज अशरफ की। इसी तरह आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जी आमर की हैसियत इख्तियार कर गया वजीर आला जो है, तो क्या सिंध का तो वजीर आमर हो गया है? क्या उस्मान बुज़दार साहब भी वैसे ही हैं? नहीं है। इसका मतलब यह है कि आइन, कानून, अमेंडमेंट्स जो है ना, ये हमारी सियासत ने इसको जैसे कहते हैं ना अपना हाथ की छड़ी बनाया हुआ है। और यही वजह है कि हम एक जगह पे बस स्टैंड ले लेते हैं और एक जगह हम कहते हैं कि हमने नहीं लेना क्योंकि हमारा तो गुजारा चल रहा है।
असल मसला बुनियादी तौर पर यह है, जो आज भी मैंने लिखा है, जो शायद कल आ जाए, कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर यह तसव्वुर कर लिया गया है और पाकिस्तान की पूरी क्रिएशन के खिलाफ तस्वर कर लिया गया है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अंग्रेज की खींची हुई 4 इकाइयों ने बनाया था। ये जो सूबे हैं ना, ये किसी आसमान से नहीं उतरे, अंग्रेज बना के गया था 1849, 48 इस तरह के हिसाब से बलूचिस्तान पर। और उन इकाइयों की बुनियाद के ऊपर हम समझते ये हैं कि इसी बुनियाद के ऊपर ये 4 इकाइयां जो मिलेंगी, तो टिक्कू का अंग्रेज बना गया था, मुकद्दस है। पाकिस्तान तो वाहिद मुल्क है ना, जहां मुल्क तोड़ने का कह दो तो जायज है, सूबा तोड़ने का कह दो तलवारें निकल आती हैं। ये है वो बुनियादी मसला जिस पे 18th अमेंडमेंट होती है, वो नहीं होती है जब तक आप बुनियादी चीज को ठीक नहीं करते। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है इस सारे एनएफसी अवार्ड के अंदर, जो कि इस वक्त मौजूदा सूरत बनी हुई है कि एक जमाने के अंदर होता रहता है कि सूबे के अखराजात होते थे और बाकी जो है डेफिसिट वो फेडरल गवर्नमेंट पे कर किया करती थी। अब सूरत हाल ये बन गई हुई है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो गुज़श्ता 40 साल का कर्जा बोझ सर पे हाथ पे उठा के बैठी हुई है, जिसको कोई शेयर नहीं करता। जाहिर बात है, डैम बनता है केपीके में, कर्जा उतारता है पूरा मुल्क। डैम बनता है फलां जगह, कर्जा उतारता है। एक आईपीपी बनती है पंजाब में, कर्जा उतारता है पूरा मुल्क। अच्छा, वो सारा अब एक ही फार्मूला हमने बना लिया हुआ है कि एनएफसी जो है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर तकसीम होगा। हमने 1991 में भी उठाया था ये मसला कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो बलूचिस्तान तो 400 साल के बाद जाकर डेवलप होगा कहीं। उसकी तो 100 मील रोड बनाओ तो सिर्फ 500 लोग कनेक्ट होते हैं। पंजाब में 100 मील बनाओ तो आप 5 लाख लोग कनेक्ट होते हैं। तो एक बैठ के एक फार्मूला बिल्ड करना पड़ेगा आपको, और ये बहुत जरूरी है। आपको सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। राइट सर, बिल्कुल। और साहब, एक तो आप इस पे कमेंट करना चाहें तो बिल्कुल इस पे भी कर दें, और दूसरा मैं कंक्लूड करते हुए, चूंकि हमने आगाज किया था प्रोग्राम का काजी फाइसा केस से, तो उस पर जरा अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। जाते जाते शायद आरिफ साहब ने जो कहा था कि अब तासुर ये मिल रहा है कि रेफरेंस खत्म हो गया, शायद केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, जबकि असल बात यह है कि ये एफबीआर के पास गया है। एफबीआर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उस रिपोर्ट के सबमिट होने पर उसके बाद फिर ये कंक्लूड होना है केस, जो कि कंक्लूड अभी नहीं हुआ। ऐसे ही है सर फैक्चुअली। और ये साहब सिर्फ एक बात, और ये साहब सिर्फ एक बात, क्या ये भी हो सकता था कि ये बेंच जो है एक जीआईटी बना देता है, लेकिन एफबीआर को क्यों भेजा गया? जी देखें, जेआईटी बन नहीं सकती इसलिए कि हमारी सारी प्रोसीडिंग जो है ना वो इंक्विजिटोरियल है, नहीं है वो है अपना एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग। इंक्विजिटोरियल नहीं हो सकती। इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग उस वक्त हुई थी जब जस्टिस काजी ईसा जो है खुद हुसैन हक्कानी केस में इंचार्ज बने थे, और वो जुडिशियल जेआईटी बनी थी, और ये उन्होंने कानून से बिल्कुल मावरा वो बात की थी उस वक्त भी, और वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे, तो सारी बात उन्होंने वो काम किया था। लेकिन अक्सर नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता, काला कोट पहना था उसी जमाने में, सब एस्टैब्लिशमेंट के साथी थे, बड़े क्लोज साथी थे। असल मसला ये होगा, जो मुझे खतरा है कि अगर, क्योंकि जाहिर बात है कि एविडेंस जब वहां पर पेश होगा तो आप इतना लंबा एविडेंस नहीं दे पाएंगे, और एविडेंस, और अगर आपने, जैसे उन्होंने खुद कहा है कि मेरे पास 10 साल से पहले के बैंक नहीं है, रसीदें नहीं होती, लेकिन आप आखिरी बात करो, अपने उससे अगर उनके पैसों से ना हुआ तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और शाह साहब, आपकी राय क्या है? देखिए, ये 2-3 चीज़ें हैं बड़ी बुनियादी नोयत की। नंबर 1 तो ये है कि पहले वो जस्टिस इफ्तार चौधरी वाला जो केस था, उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो थी उसको महदूद कर दिया गया, उसके इख्तियारात महदूद कर दिए। एतजाज़ हसन साहब जो अभी दलाइल दे रहे थे, अपने बयान कर रहे थे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए थे, ये सवाल उस वक्त भी उठा था कि ये सारे दलाइल जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों पेश नहीं किए जाते, और ये सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ये केस क्यों सुन रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किस लिए बनी है। उस वक्त भी यही हुआ था कि जो असल रेफरेंस था या असल जो एतराज़ात थे उनको सेटिसाइड कर दिया गया, और टेक्निकल बुनियादों पर रेफरेंस मुस्तरद करके जस्टिस इफ्तार चौधरी साहब को क्लीन चिट दे के बिठा दिया गया, और वो चीफ जस्टिस के तौर पर 2013 तक काम करते रहे। अब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है अंडरमाइन हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार महदूद करने के बाद सदर को और वज़ीर आज़म को और हुकूमत को के किरदार जो होता है जुडिशरी के हवाले से, उसको बिल्कुल ख़त्म करते हुए
फिर एक नया रोल दे दिया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, पाकिस्तान को, और केस भेज दिया गया FBI को। अब इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये है जो फ़रोग नसीम साहब ने खदशा ज़ाहिर किया कि जी FBI जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक सीनियर जज के ख़िलाफ़ कैसे केस परसू करेगी, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी फैमिली को, तो वो खौफज़दा होगी। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर FBI वो शुरू करती है और इंक्वायरी करती है और वो ही सारी चीज़ें जो इस रेफरेंस में मौजूद हैं काजी साहब और काजी साहब की फैमिली के हवाले से, वो दोबारा प्रूव कर देती है, पेश कर देती है, और फिर काजी साहब को जब पेश किया जाएगा, पेश होना पड़ेगा उनकी फैमिली समेत, तो फिर डिफेंस क्या होगा। तो ये एक दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू जो है वो रोरिया साहब अदालत के पास एक सपोर्ट के लिए पूरी रिपोर्ट मौजूद होगी, रिपोर्ट मौजूद होगी और FBI करेगी। यानी आप सदर पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो इस बात का अहल नहीं समझते कि जो वो रेफरेंस पेश करें वो जो है वो सफिशेंट हो सकता है, या वो नेक नियति पर मबनी हो सकता है, या वो जो है उसको सुना जाना चाहिए। लेकिन FBI की रिपोर्ट जो है वो इस काबिल होगी, जो 1, 2, 3 अफसर बयान बनाएंगे, वो इस काबिल होगी कि उसकी बुनियाद पर या तो चीफ जस्टिस साहब खुद ही उसका सोयो मोटो ले लें और उसको रेफरेंस में तब्दील कर दें, या हुकूमत दोबारा रेफरेंस दे। आप ये कह रहे हैं कि मेरे नुक्ता नज़र से एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है और मुश्किलात का आगाज हो गया है।